नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं गोल्ड पर हमारी मेगा कवरेज गोल्ड महाकुंभ सुनहरा निवेश। और इस घंटे हम बातचीत करने वाले हैं गोल्डन शॉपिंग को लेकर। गोल्ड में शॉपिंग के क्या क्या विकल्प है, निवेश के क्या क्या विकल्प है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अपने पैनल के पास जाए उससे पहले मैं कुछ सवाल अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं। आप गोल्ड में क्या खरीदना पसंद करते हैं? ज्वेलरी या फिर गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल बाइंग आप करना पसंद करते हैं, या फिर आपको गोल्ड बॉन्ड ज़्यादा पसंद आता है, या फिर सिक्के वार? तो तमाम ऐसे सवाल आप पहले सोचिए, हम अपने मेहमानों से तब तक आपको परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं हर्षल बरोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। चिंतन हरिया है, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से। हमारे साथ विक्रम धवन है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। हमारे साथ आशीष पेठे हैं, पार्टनर हैं वामन हरी पेठे से। और साथ ही हमारे साथ सौरभ गाडगिल हैं, चेयरमैन है पीएनजी ज्वेलर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पैनल के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सौरभ गाडगिल जी, आपके पास आ रहा हूं। आप ज्वेलर है, ज्वेलरी आपको बहुत पसंद आती होगी, लेकिन सबका अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी होता है। अगर आप किस विकल्प पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में आप गोल्ड को कितनी अहमियत देते हैं? अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो कितना गोल्ड का वेटेज होगा आपके पोर्टफोलियो में? नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश उत्सव की। जैसे आपने कहा कि सोना हमेशा ही इंडियंस के लिए एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट, प्रिफर्ड सेविंग ऑप्शन रहा है। और हमारे पास, और मेरे खुद की बात करें तो मुझे सोने पे पहले से ही विश्वास है, हमेशा रहेगा। तो सोना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सोना एक लॉन्ग टर्म एसेट है। और अगर मेरी खुद की बात करूं तो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट से पर्सनल लेवल पे देखिए तो अराउंड 25% इन्वेस्टमेंट मैं गोल्ड में रखता हूँ। ज़्यादातर ये फिजिकल गोल्ड में ही होती है, गोल्ड बार्स या गोल्ड सिक्के में। लेकिन आजकल गोल्ड ईटीएफ के ऑप्शंस है, लोगों के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म से गोल्ड लोग खरीद सकते हैं। तो गोल्ड कोई भी फॉर्म में खरीदो, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट है, गोल्ड में स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। गोल्ड की तरफ से देखना चाहिए कि गोल्ड एंटी इन्फ्लेशनरी है। गोल्ड लॉन्ग टर्म हमेशा ही गोल्ड ने लोगों को अच्छा परतावा दिया है, और मेरे हिसाब से यही आगे भी चलता रहेगा। गोल्ड एक रियल एसेट है। और वर्ल्ड वाइड देखा तो पिछले 10-12 सालों में हर एक सेंट्रल बैंक का रुख गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। गोल्ड में हर एक की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो गोल्ड डेफिनेटली एक टॉप ऑफ द माइंड एसेट है। एक एसेट है जिसने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 10-15 साल में। और ऐसा ही आगे चलता रहेगा मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में एक अलग एडवांटेज भी है, लोग जेवरात भी खरीद सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मजूरी लगभग एवरेज 15% होती है, टॉप एंड पे देखा तो भी। तो इन्वेस्टमेंट भी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वेयर योर इन्वेस्टमेंट, वो भी हो सकता है कि आप जेवरात में इन्वेस्ट करो, वो पहनो, और कभी लगा आपको कुछ इमरजेंसी आई है तो आप उसको बेच के वापस एनकैश कर सकते हो। तो गोल्ड में अनेक विकल्प है। हर एक के अपने चॉइस पे हिसाब से करना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि गोल्ड में स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। जो अफवाहें मार्केट में है और लोग जो टिप्स मिलती है उसके उसके चलते उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। खुद का स्टडी करना चाहिए, तज्ञों को पूछना चाहिए, और लॉन्ग टर्म अगर रुख होगा तो गोल्ड में नुकसान आपका पक्का नहीं हो सकता है। तो गोल्ड आप जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में, ये सलाह है। भले ही आप किस फॉर्म में रखते हैं ये आपकी पसंद है, आप तय करें। हालांकि अगर आप पहनना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि दाम भी उसके बढ़े, तो ज्वेलरी बेहतर ऑप्शन है। अदरवाइज आप पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपके लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। हर्षल, आपके पास मैं आ रहा हूं। हर्षल, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है? गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड, या फिर एक्सचेंज के जरिए हम डिलीवरी ले ले, या ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद ले, या सिक्के या बार? अगर, हालांकि ये आपके ऊपर तय करना है कि आपके गोल्स क्या है, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? कौन से ऑप्शंस में आपको लगता है कि जहां पर शॉपिंग करनी चाहिए गोल्ड की? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन। तो आई थिंक जैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि इंडियन जो माइंडसेट है टिपिकली वो गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करने को देखता है। तो अगर हम देखें इक्विटी मार्केट का जो है पेनिट्रेशन इंडिया में लास्ट कुछ सालों में बढ़ा है, तो प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो है अब वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो टिपिकली ईटीएफ्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। तो वो डिजिटल माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका एम जो है प्योरली फाइनेंशियल रिटर्न्स है।
लेकिन एक आम जो कंज्यूमर है इंडिया में, वो टिपिकली हमेशा फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह लेता, चाहे वो ज्वेलरी ले, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी में भी देखो तो हमारी टिपिकली 70 to 80% जो मार्केट शेयर है वो 22 कैरेट ज्वेलरी का है। तो कॉजाई इन्वेस्टमेंट की तरह से लोग गोल्ड हमेशा से खरीदते आ रहे हैं, और बाकी लोग बार्स एंड कॉइन्स में भी जो इन्वेस्ट करते हैं वो इवेंचुअली उसे 70 to 80% लोग उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जब उनका कोई ओकेजन आता है या घर में शादी आती है। तो आई थिंक वो जो एक तबका है, जो एक टिपिकल इंडियन कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, वो फिजिकल गोल्ड की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। तो वो हमें नंबर्स में भी अगर आप देखें, इंडिया के इन्वेस्टमेंट डिमांड के नंबर्स भी देखें, तो टिपिकली साल में एनीवेयर बिटवीन 150 to 200 टन की जो हम रिटेल इन्वेस्टमेंट बाइंग प्योरली बार्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में इंडियंस करते हैं। 600 से 650 टन का हमारा ज्वेलरी डिमांड का मार्केट है, उसमें भी अगर आप एक परसेंटेज अज्यूम कर सकते हैं कि वो लोग कॉजा इन्वेस्टमेंट की तरह से करते हैं। और बाकी रिसेंटली हमने देखा है कि ईटीएफ में भी काफी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये प्योरली जो फाइनेंशियलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी का हो रहा है, तो आई थिंक वो तबका भी इन्वेस्टर्स का अब धीरे धीरे बढ़ रहा है कि गोल्ड का इंपॉर्टेंस जो है पोर्टफोलियो में, ग्लोबली भी इन्वेस्टर्स अब उसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो सब एलोकेशंस गोल्ड में इंक्रीजिंगली कर रहे हैं। तो आई थिंक वो सेगमेंट भी बढ़ेगा। तब आपको ये डिपेंड करना है, डिटरमाइन करना है बेसिकली कि आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मोटिव क्या है। इवेंचुअली अगर आप उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो फिजिकल गोल्ड को आपको प्रेफरेंस देना होगा, लेकिन प्योरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अगर आप देखें तो देन आपके पास ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, और ये विकल्प इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से जो ग्लोबली एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं, लगातार जो घटनाएं महसूस हुई हैं, उसने एक तरह से सुरक्षित निवेश की तरफ रुझान बढ़ाया है। लोगों का जो कह सकते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में लोगों ने जानकारियां भी खूब हासिल की हैं। और इन सब के बीच में आशीष सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरे पिताजी हर किसी त्योहार पे, हर किसी विशेष आयोजन पे मेरी माँ को या परिवार के सदस्यों को गोल्ड या सिल्वर जो भी है, जिस तरह की स्थितियां होती हैं वो देते हैं। मेरी माँ मेरी पत्नी को भी इस बारे में हमेशा एनकरेज करती हैं कि तुम हर मौके पे कम से कम कुछ ना कुछ ले लिया करो। हालांकि ये हम पे दबाव ज़्यादा बन जाता है, लेकिन इन सब के बीच में एक नई पीढ़ी आई है जो जेनजी है, वो तमाम विकल्पों की ओर देख रही है। आप लोग अपने स्टोर्स और बाकी जगह जो फुटफॉल्स देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, ये ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? ये जो अपग्रेडेड निवेश के तौर तरीके हैं और जो परंपरागत तरीके हैं, क्या इनमें कांटे की टक्कर है, या आपको लग रहा है कि अभी भी जो परंपरागत निवेश के तौर तरीके हैं वो ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं? नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को, और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अनदर सक्सेसफुल महाकुंभ। इट्स अ पायनियरिंग एफर्ट दैट यू आर डूइंग, और आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। आपने सही क्वेश्चन पूछा कि पिछले 30-40 सालों से, मुझे 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, 30 सालों से सोने की तरफ कॉमन मैन का जो रुझान था, देखने का नज़रिया था, वो इट हैज़ कम बैक 360 डिग्रीज। पहले लोग सोने को पूर्णतः निवेश की तरह देखते थे, धीरे धीरे डिज़ाइंस बढ़ गया, बाद में सिर्फ डिज़ाइन पे लोग ध्यान देने लगे और निवेश थोड़ा बैक ऑफ द माइंड पे चला गया। लेकिन कोविड आ गया, अनसर्टेनिटीज़ आ गई, और जैसा कहता है कि जब कभी भी अनसर्टेनिटी होती है सोना फोर फ्रंट पे आता है। तो ये पिछले 5-6 सालों में जो अनसर्टेनिटी आई है, तो उसके हिसाब से सोने की तरफ इवन यंगर जनरेशन का इन्वेस्टमेंट की तरह से रुझान बढ़ गया है। इसमें मैं कहूँगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें हर एक मौके पे हम लोग थोड़ा ना थोड़ा सोना खरीदते। जैसे कहते हैं कि हम जन्म से मरण तक हर एक अपने इम्पॉर्टेंट मोमेंट पे हम लोग सोना खरीदते। क्यों? क्योंकि पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, या फॉर्मलाइज कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता था। तो जो हमारे पुरखों ने ऐसा सिस्टम लगा दिया था कि कोई भी किसी का जन्म हो गया, बर्थडे आ गया, जनेऊ का फंक्शन है, शादी है, जो भी है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सोना अक्यूमुलेट होता था। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाता था, इंश्योरेंस भी आ जाता था, सोने के बहुत सारे चेहरे हैं वो सब उसमें आ जाते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हमारे, जैसे आपने कहा कि डिजिटल निवेश आ गया और फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे नीचे तक परकुलेट हो रही है।
आज अगर 10-12 हज़ार का सैलरी वाला कोई भी आदमी है तो उसके पास भी शायद 500 रुपये का SIP होगा। तो ये धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेसी नीचे आने से, नीचे तबके तक आने से डिजिटल इन्वेस्टमेंट वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग 100 ग्राम का भी सोना खरीद रहे हैं डिजिटल में। लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड जो है वो फिज़िकल सोना अपने हाथ में रखने का एक उनको एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी या फियर इज़ एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड। और अपना सोना, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में होना माइंड को एक सुकून देता है। सो पीपल स्टिल प्रिफर फिजिकल गोल्ड एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जैसे हम लोग डिजिटली या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में SIP करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग मंथली 1-1 ग्राम 5-5 ग्राम सोना SIP की तरह से खरीदते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने सही कहा, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल आज की तरह में भी ऑलमोस्ट 80-85% सोना ये फिजिकल परचेज हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, जो पहले पोर्टफोलियो में लोगों का 10-12%, कोई लोग 15% करते थे, आज धीरे धीरे वो 18 से 20% तक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन सोने में बहुत सारे लोगों में आ रहा है। तो यस, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ रहा है, डिजिटल भी बढ़ रहा है, बट स्टिल प्रिडोमिनेटली अभी भी फिजिकल डिमांड ही है। ठीक है, चलिए। हालांकि मैं चिंतन सर आपके पास जिस सवाल के साथ आ रहा था उसके बहुत बड़े पोर्शन को तो आशीष सर ने कवर कर लिया। फिर भी सूचनाओं का पूरा संसार है, हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी है, हम देख रहे हैं कि हर स्क्रॉल, हर क्लिक के बाद हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को देख रहे हैं, और क्या वो चीजें हैं जो चैलेंजिंग हैं इस दौर में, इस सूचनाओं के इस पूरे संसार के दौर में आप लोग जो फेस कर। जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है, ज़रूर वो होता है, पर इस नॉइस को कट कर कर एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, एसेट एलोकेशन। 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जो कह रहे हैं उससे आगे तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस है। पर जो मैंने देखा है पिछले 20 सालों में, और आई थिंक एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड ETF आज भी बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है। जैसे ओवरऑल एसेट्स कहे म्यूचुअल फंड्स के तो 65 लाख करोड़ भी हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 36,000 करोड़ ही गोल्ड ETFs में है। तो अगर हम गोल्ड ETFs की बात करें तो सिर्फ 36,000 करोड़ 60 लाख करोड़ में से, तो इट इज़ नॉट इवन 1%, 1% से भी कम है। तो स्कोप बहुत है, और ये चीज़ हमने विश्व में भी देखी गई। विश्व में भी जो एक वेल्थ की स्टडी की गई थी, उसमें 1% से कम ही लोगों का हिस्सा गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में है। तो क्योंकि पिछले 20 सालों में इक्विटी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है, तो लोगों का रुझान फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि इक्विटी में ज़्यादा रहा है, और गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम में कम रहा है। पर ये ज़रूर चेंज होगा जैसे जैसे अगर हम देखें कि गोल्ड का परफॉर्मेंस गए साल और ये साल अच्छा रहा है, तो रुझान बढ़ रहा है। ग्लोबली भी अगर हम ETF एसेट्स की बात करें गोल्ड में, तो $240 बिलियन के एसेट्स है। ये $240 बिलियन के एसेट्स जो टोटल ETF एसेट $7 ट्रिलियन के, उसका बहुत ही कम हिस्सा है, करीबन 3% से भी कम हिस्सा है। पर उसमें जो जुलाई के महीने में, मई के महीने में हमने देखा है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो चैलेंज ये है कि इनमें से किस इन्वेस्टमेंट को हम चूज़ करें, और उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो सरकारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो अभी तक इशू हो रहे थे, अभी इशू नहीं होंगे, उनको एक डेफिनेट फ़ायदा था। पर अभी नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ना आने पर आपको गोल्ड ETF एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप बहुत ही आसान तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज 17 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। तो 17 करोड़ डीमैट अकाउंट यानी कि 10 या 11 करोड़ लोग ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं स्टॉक्स में। तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है, सिर्फ ऑनलाइन जाना है अपने, जैसे आप शेयर खरीदते हो आप गोल्ड ETF खरीद सकते हो। तो आपको चूज़ करना है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा कितना होना चाहिए। पर आज निवेश के लिए सबसे आसान तरीका, छोटा 100 रुपये 200 रुपये में भी आप एक गोल्ड ETF खरीद सकते हो। तो गोल्ड ETF एक अच्छा तरीका है। फिजिकल गोल्ड की शाइन हमेशा रहेगी। आपने कहा आप गिफ्ट तो हम सभी उससे गुजरते हैं, राइट। बेटी का बर्थडे हो, वाइफ का बर्थडे हो, तो गोल्ड लेना ज़रूरी है। पर शायद मैं आज खुद गोल्ड लूँगा। बट द पॉइंट इज चॉइस सिर्फ सिंपल है कि आपको कितना हिस्सा आपका गोल्ड में रखना है। और हमने फिजिकल एसेट या फिजिकल गोल्ड की बात करी, गोल्ड ETF की बात करी। देयर आर मल्टी एसेट फंड्स आल्सो व्हिच इज अ कैटेगरी जहां पर गोल्ड का हिस्सा मिलता है। तो निवेशकों को एसेट एलोकेशन के हिसाब से करना है और स्पेसिफिक गोल्ड में करना है तो गोल्ड ETF एक अच्छा जरिया है। ज्वेलरी खरीदना है तो ऑफकोर्स आपको ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। और आपको गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, इक्विटी,
सभी एक साथ चाहिए तो मल्टी एसेट फंड्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का। उसमें फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कितने प्रतिशत गोल्ड होना चाहिए, सिल्वर, इक्विटी, वो सब फंड मैनेजर आपका ध्यान रखेगा। ओके, तो फिजिकल को तो आप वैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो तो हर घर में खरीदा ही जाता है। और हमने अभी एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में का इवेंट मैंने मॉडरेट किया था, जहाँ पर जॉन रीड आए थे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो इकोनॉमिस्ट है एशिया के। वो भी कह रहे थे कि विश्व में भी जितनी बड़ी फैमिली ऑफिसेज वगैरह है, वो फिजिकल गोल्ड को अपने पास रखना अच्छा मानते हैं, क्योंकि फिजिकल है वो अपने पास है, तो गोल्ड खुद का लेते हैं तो वो तो बहुत बड़े पाए पे होता है, हम वो नहीं कर सकते। पर आप जब गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हो, इक्विवेलेंट है जो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड है वो वोल्ट में हम स्टोर करते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और आपके पास उसका जो यूनिट है, तो इट इज एज गुड एज बाइंग फिजिकल गोल्ड, क्योंकि सबके पास उतनी क्षमता नहीं होती कि खुद का वोल्ट में जगह बनाए, और इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, तो उसको हमने लोगों के लिए आसान कर दिया है गोल्ड ईटीएफ के द्वारा। ओके, बिल्कुल सही बात है। विक्रम सर, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जो फिजिकल गोल्ड की जो वॉलेटिलिटी और रिस्क होते हैं, वो गोल्ड ईटीएफ में वो कितना अलग है, अगर उससे कंपेयर करके अगर आप बताएं, और कैसे अप्रोच करना चाहिए कोई जो नया निवेशक है जो गोल्ड ईटीएफ में एंट्री करना चाहते हैं, तो कैसे अप्रोच करें? देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्ड की वॉलेटिलिटी जो है वो रिस्क एसेट से कम है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि जब भी कोई इकोनॉमिक अर्थक्वेक आता है या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है तो वो परफॉर्म करता है, तो इसलिए इसकी लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी रिस्क एसेट से काफ़ी कम होती है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होने के कारण काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये काफ़ी लिक्विड मार्केट है, इसका डेली टर्नओवर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्लोबल रैंकिंग करें लिक्विडिटी की, तो सबसे पहले तो यूएस ट्रेजरीज हैं, फिर शायद यूरो ट्रेजरीज होगा, उसके बाद फिर आपके बड़े बड़े इंडिसेस हैं S&P 500 वगैरह, लेकिन उसके बाद फिर गोल्ड का पोजीशन आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक सिंगल एसेट है, एक सिंगल सिक्योरिटी है, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इसमें। तो क्योंकि इसमें लिक्विडिटी है और जितनी वॉलेटिलिटी होती है उतनी लिक्विडिटी कायम रहती है, कोई ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि दोनों तरीके से होती है कि अगर कोई बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है ग्लोबल इकोनॉमी में तो गोल्ड में फ्लोज आते हैं, लेकिन अगर लिक्विडिटी इशू है और लोग अपनी इक्विटी या बॉन्ड का पोर्टफोलियो लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं तो वो सोने को बेचते हैं। तभी आपने देखा होगा कि एंड ऑफ द साइकिल में जब काफ़ी सेलिंग हो जाती है रिस्क एसेट्स में, तो सबसे एंड में गोल्ड में सेलिंग आती है, क्योंकि जब कुछ नहीं बिकता तो लोग गोल्ड को सेल करते हैं। तो वॉलेटिलिटी से ना डरें, लिक्विडिटी देखिए कौन सा काउंटर सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उस पर ध्यान दें। अगर आपके पास जो भी है, छोटा या बड़ा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इस बात का कंफर्ट है कि चाहे वो तेजी हो या मंदी हो, आप उसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, तो बस यही एक निवेशक को ध्यान में रखना है। बिल्कुल, हालांकि इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे, बढ़ाएंगे कि कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है, कितना रिस्क गोल्ड में होता होगा, क्योंकि बाकी एसेट क्लास के मुकाबले इसे स्थिर माना जाता है, उस तरह का वॉलेटाइल नहीं होता, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आ जाएगी, उस तरह के लोअर और अपर सर्किट भी हमने गोल्ड में कभी लगते हुए नहीं देखे। अच्छी तेज़ी आती है तो ये स्थिरता जो मिलती है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं गोल्डन शॉपिंग में। लेकिन एक बात इस अब तक के सेगमेंट में यही निकल कर आई है, गोल्ड खरीदे, आपको जिस फॉर्म में खरीदना है, खरीदना आपको ज़रूर चाहिए, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जो नए निवेश के तरीके हैं उसकी हर बात को हम आपके सामने रख रहे हैं, और ईटी नाउ स्वदेश की ये कोशिश है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जब भी हम कोई भी शो करते हैं, आज ये विशेष आयोजन है, हम रेगुलर शोज में भी ये हमेशा मान के चलते हैं, हमारी सोच होती है कि हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं, वो दर्शक जुड़ रहे हैं जो शायद आज अपने निवेश की यात्रा शुरू कर रहे हो, तो उनके लिए ये आयोजन विशेष रूप से इस मेगा इवेंट में हम लगातार हर बात को आपके सामने रख रहे हैं। हमने निवेश के तौर तरीकों को समझा, इन सब के बीच में गोल्डन शॉपिंग का मकसद यही है कि हम इन तौर तरीकों में ये भी देखें कि भाई आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारी जानकारियां, उन जानकारियों में से मोती चुन के लाना एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने। चलिए सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि एक शुरुआत हो जाती है, गणपति, दशहरा, दिवाली, शादी, सावे, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं, उन तक मेरे ख्याल से ये खास तैयारी भी आप लोगों की हो जाती है। किस तरह से प्रिपरेशन होती है, क्या लक्ष्य होते हैं और क्या ट्रेंड्स बताते हैं खास तौर पे इन शॉपिंग के विशेष मुहूर्त में, क्या क्या वो अहम
मौके होते हैं जहां पर आप लोग विशेष तैयारी के साथ आते हैं? जैसे आपने कहा अगले 6 महीने पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम होते हैं। गणपति है, उसके उसके बाद नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है और उसके बाद शादी के बहुत मुहूर्त है। तो ये चलते हर एक की तैयारी जोरों शोरों में रहती है। ये सीजन प्राइमरीली फेस्टिव शॉपिंग, वेडिंग शॉपिंग का होता है। तो इसके लिए नए नए कलेक्शंस, हेवी ज्वेलरी, बड़े और नेकलेस सेट्स हो, बैंगल्स हो, नए नए टाइप के मंगलसूत्र, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब हमारी बात करें तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कस्टमर्स बड़े बड़े फेस्टिव डेज पे सोने के सिक्के, सोने के बुलियन यहाँ ये भी खरीदते हैं। तो इसके लिए भी खास तैयारी की जाती है, अलग से काउंटर बनाए जाते हैं। बहुत से लोग ऑर्डर देके मुहूर्त के दिन आके वो उसका ज्वेलरी लेके जाते हैं। तो उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है और लोगों को अपने अपने मुहूर्त के समय पे आके वो जेवरात बुकिंग किए हुए जेवरात लेके लेके जाना होता है। तो एक पूरा माहौल बनता है। ये अगले 3 महीने तो पूरा फेस्टिव माहौल रहेगा और मुझे लगता है कि प्राइस कितना भी जाए, लोगों को उसके ऊपर ध्यान नहीं है। लोगों को अभी जेवरात खरीदने, सोना खरीदना है, क्योंकि एक विश्वास है कि आगे जाके सोना और मजबूत हो सकता है। तो ये भाव में भी सब जगह पे अच्छी भीड़ है। और भारतवर्ष से भी हम जब बात करें ज्वेलर से तो सब लोग का वही कहना है कि लोगों का एक स्ट्रांग बिलीफ है गोल्ड में। तो ये त्योहार आगे लग रहा है बहुत जोरों में जाएगा। चांदी की बात करें तो चांदी के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस है। बहुत तज्ञों का कहना है कि चांदी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। तो चांदी के मूर्तियां है, गिफ्टिंग आइटम्स है दिवाली के लिए, घर के होम डेकोर आइटम्स है, चांदी की भी बहुत अच्छी डिमांड है। जेंजी नए नए जो अभी नए नए यंग लोग हैं वो मुहूर्त पे चांदी के सिक्के भी लेते हैं, धनतेरस पे चांदी के कॉइन्स का उनका इन्वेस्टमेंट होता है। और मेरे हिसाब से ये पूरी इंडस्ट्री में आज एक पॉजिटिव माहौल बन गया है। डायमंड का भी सेल अच्छा हो रहा है। तो तैयारी सबकी जोरों में है। अगर पीएनजी की बात करें तो दिवाली के लिए खास कलेक्शन की तैयारी हो रही है, जिसमें एक खास कलेक्शन गोल्ड का रहेगा, जिसमें एक खास कलेक्शन डायमंड का रहेगा। और कस्टमर को ये समय में कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, स्टोर में एक अच्छा वातावरण चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए। तो इसके ऊपर ध्यान रहेगा। ऑनलाइन के पे भी लोग ये फेस्टिव सीजन में बहुत डिमांड, मतलब ब्राउज करते हैं, बुकिंग करते हैं। लोगों की जो सिलेक्शन है वो लोग ऑनलाइन करके फिर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। तो नए कैटलॉग, नए ट्रेंड्स का भी लोग ध्यान रखते हैं। तो हर तरफ से कोशिश चल रही है। टीम भी मोटिवेटेड है। और मेरे हिसाब से ये अगले 3 महीने फेस्टिव सीजन के और उसके बाद शादी के अच्छे जाने की अपेक्षा हम रखते हैं। शुभकामनाएं। और वाकई ये एक खास तैयारी आप जैसा कह भी रहे हैं कि आपकी टीम और आपके तमाम तैयारियां जो हैं वो इसमें और ज़्यादा कहीं एक अलग स्तर पर जाती हैं। आशीष सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बहुत बेसिक जो सवाल होता है वो शायद मेरे ख्याल से हर आम घर का होता है, वो होता है प्राइसिंग को लेके भी। और अगर हम गोल्ड या सिल्वर बेच भी रहे हैं या उसे लेकर कई सारे फैक्टर्स हैं कि भाई उसकी मेकिंग कॉस्ट और बाकी सब चीज़ें, तो ज़रा आसान भाषा में डिकोड करके बताइए कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को तय करते हैं और रीसेल में क्या चीज़ें जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं किसी भी प्राइस को। हमें समझना पड़ेगा कि सोना 99.99% इंडिया का जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। यहाँ पे कुछ 1 या 2 टन या 3 मैक्सिमम 3 टन का प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में सोने की जो प्राइसेस होती है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस, अपना कस्टम ड्यूटी और इंडिया और यूएस और इंडिया का एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जो बैंकों से या डेजिग्नेटेड एजेंसी से ये सोना इंडिया में आता है, तो वो जो लैंडिंग कॉस्ट होती है उसके ऊपर जो रिटेलर होता है वो अपना 1 या 2% मार्जिन चढ़ा के वो कस्टमर को बेचता है। क्योंकि आज की तारीख में जैसे सभी ने कहा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब आप कभी भी किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे तो आपको जो 22 कैरेट का होगा या 24 कैरेट का रेट होगा तो उसकी लैंडिंग कॉस्ट से 1-2% प्लस में वो देगा, बिकॉज दैट इज़ द मार्जिन ही इज़ अर्निंग। और उसके
आगे जो मेकिंग चार्जेस का कंपोनेंट लगता है वो आज के तारीख में लगभग प्लेन सिंपल ज्वेलरी आप लेंगे तो 7-8% से शुरू होता है, और एकदम फैंसी ओवर फैंसी ज्वेलरी होगी तो लगभग 20% तक जा सकता है। लेकिन एवरेज अगर आप देखते हैं तो 14 से 15% या 16% उसमें लगता है। लेकिन उससे डरिए मत, क्योंकि अगर हम देखते हैं पिछले 10 सालों के कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखते हैं तो लगभग 10% का प्राइस राइज हमने देखा है पिछले 5 सालों में। तो एक साल में आपका जो मेकिंग चार्ज है वो लगभग फ्री हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो प्राइस इंक्रीज़ होगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। जब सिक्के आप लेने जाते हो तो टेम्पर प्रूफ पैक में ये चीज़ें आ रही है ना, वो देखना चाहिए। जब आप लेते हो तो उसका इनवॉइस पक्का है कि नहीं वो देखना चाहिए। उस पर इनवॉइस पे उसका प्योरिटी लिखा है, हॉलमार्क किया हुआ है कि नहीं, एक बार आपको चेक करना चाहिए। और ऐसे ज्वेलर्स के पास जाइए जो आपका पहचान पहले से अनेक सालों से है। और सिक्के और बार पे सर मैं माफी चाहूंगा, और जो बायबैक की गारंटी दे। जी जी, सिक्के और बार पे कितना मेकिंग चार्ज रहता होगा? सिक्के और बार पे लमसम प्राइस होता है, समझो 10 ग्राम के ऊपर 100, 500, 1000 रुपए मैक्सिमम लमसम पर ग्राम पे नहीं होता है। परसेंटेज टर्म में 1-2% के आसपास। यस, मैक्सिमम 1 to 1.5%। और जितने हेवी वॉल्यूम, जितना वेट ज्यादा होगा उतना कम मेकिंग हो होते जाता है, बिकॉज वो खाली वो स्टैंपिंग का जो चार्ज होता है वो अगर ज्वेलर मेरे रिकवर पास करता है। पुरानी कोई ज्वेलरी मैं आपके पास लेके आता हूँ तो रीसेल वैल्यू आप कैसे तय करते हैं? अगर कोई भी ज्वेलर के पास उसके पास खरीदी हुई कोई पुरानी चीज़ आप लेके जाते हो, वो तो तब वेट टू वेट वो आपके पास से ले लेता है, क्योंकि उसने ही बेचा है। लेकिन किसी और ज्वेलर के पास से है, विदाउट हॉलमार्क का है, तो वो ज्वेलर आजकल क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। पहले एस्टिमेट देते हैं कि इसमें आपको इतना इतना सोना 24 कैरेट का आएगा। अगर 80% का ज्वेलरी लग रहा है या 89 का है तो वो एस्टिमेट देता है। इफ़ वंस द कस्टमर से ठीक है, ये एस्टिमेट ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, उसके बाद उसको एक्चुअली मेल्ट किया जाता है। और जो XRF मशीन, जो कैरेट मीटर जो कहते हैं, उसके ऊपर उसका प्योरिटी का टेस्टिंग करके फिर उसको उतना क्रेडिट वो कस्टमर को दिया जाता है। सो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। आशीष जी, बहुत सारे ऑप्शंस है गोल्ड बाइंग के, इसलिए बहुत सारे सवाल है, मैं छोटे छोटे आपसे जवाब चाहूँगा। एक सवाल ये है कि बहुत सारे जो ग्राहक है वो शिकायत रहती है कि जब वो उनसे अगर एक्सचेंज करते हैं तो वैल्यू अच्छा देते हैं, लेकिन वो कैश चाहते हैं तो वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा है क्या? राइट, क्योंकि जब आप एक्सचेंज करते हो तो जो रिटेलर है उसको प्राइस रिस्क नहीं होता है। जो जिस भाव में वो बेच रहा है उसी भाव में वो खरीद रहा है, वो इन्वेंट्री भी तो आ गई। उसको प्राइस का रिस्क नहीं होता है। लेकिन जब वो खरीदता है और उसको पैसा देता है, विच मीन्स वो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस टैग लगा के खरीद रहा है, तो उसमें प्राइस का रिस्क वो ज्वेलर के पास आ जाता है। इसलिए वो 1-2% का मार्जिन रखता है, क्योंकि वोलेटिलिटी आज दिन में भी 2-4% का फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि वो रिस्क भी मैनेज कर रहा है तो कुछ मार्जिन तो इसलिए वो जब रुपया पैसा देता है तो 1-2% का फर्क आता है। लेकिन गोल्ड टू गोल्ड है तो वो प्राइस रिस्क नहीं होता। ओके सर, आपने जो रिंग पहना है तो हो सकता है ये तो डायमंड रिंग हो, लेकिन आम लोग क्या करते हैं, स्टोन्स वगैरह उसमें लगे रहते हैं, तो उसके वैल्यू कैसे तय होते होंगे? क्योंकि ये तो गोल्ड से अलग हो गया, तो वो कैसे तय होगा? नॉर्मली कोई भी स्टडीड चीज़ है, डायमंड हो या कोई पन्ना हो, जो भी हो, तो उसमें जो ज्वेलर से आप ये खबरदारी करिए कि जो वो बिल आएगा उसमें सोने का ग्रॉस वेट, क्योंकि स्टडीड चीज़ आप जब काटी में डालते हो तो उसमें आपको ग्रॉस वेट आप कंपेयर कर सकते हो या चेक कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर जो स्टोन का, डायमंड का कितना वजन है वो उसमें बिल में लिखा हुआ होना चाहिए, और उसमें नेट 22 कैरेट का वजन कितना है वो भी लिखा होना चाहिए, ताकि आपको जो नेट सोने का वजन है उस पर आपको सोने की प्राइस लगनी चाहिए। तो ये ब्रेकअप आप बिल में परसेंटेज लिखा हुआ है कि नहीं परफेक्ट, वो आपको देखना चाहिए। ओके, सौरभ जी से मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर प्रशांत और बाकी मेहमानों से अलग अलग ऑप्शन पे आप जानेंगे उसके बाद। सौरभ जी, अब मेरा सवाल ये होगा, आप 1 मिनट में बता दीजिए कि क्या ऐसी 5 चीज़ें कोई भी ग्राहक अगर आपके स्टोर पर आता है, अगर ज्वेलरी खरीदने या कोई भी गोल्ड सिल्वर कुछ भी खरीदने के लिए, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? जैसे अभी आशीष जी ने कहा, पहला होना चाहिए आपके बिल के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, कैरेटेज, आपकी बायबैक पॉलिसी, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ देखनी चाहिए। दूसरा, आपके पास हर एक दुकान, अभी हर एक ज्वेलर के पास होता है कैरेटोमीटर, तो उसमें आप जाके आपकी प्योरिटी चेक कर सकते हो। आपके पास जो नई चीज़ खरीदी उसकी भी, और आपके पास कोई पुरानी चीज़ होगी तो उसकी भी। तीसरा, मुझे लगता है कि सिर्फ कैंपेन डिस्काउंट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, एंड वैल्यू क्या है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर में कीमत क्या आ रही है और उसके बाद वो ज्वेलर की ब्रांड क्या है, ज्वेलर की बायबैक पॉलिसी क्या है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चौथा मुझे लग रहा है कि राइट समय पे सोना आपको खरीदना चाहिए, तो स्पेकुलेशन के ध्यान नहीं रखना चाहिए। जब आपका समय, जब आपके पास पैसा है, आपका मुहूर्त का है, तो उस टाइम पे सोना खरीदना चाहिए, भले जेवरात हो या कोई जो या बुलियन हो, लेकिन आपके हिसाब से खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है लास्टली गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड लॉन्ग टर्म है, तो कोई उधार लेके कहीं और कोई चीज बेच के सोने में इन्वेस्ट मत करो। सोने में इन्वेस्ट होना चाहिए अपने खुद के सेविंग से, और यही आपको बढ़ोतरी देगी। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष में तो हर एक घर में सोना है ही, और सोना मतलब मराठी में बोलते हैं सोना म्हणजे समृद्धि, मतलब गोल्ड इज प्रॉस्पेरिटी। तो ये चलते हर एक के पास सोना होना ही चाहिए। छोटा जवाब 30 सेकंड में दीजिएगा। सुबह जब आप ज्वेलरी स्टोर पे आते होंगे या आपके यहाँ से कोई भी अगर आता होगा, तो आप भाव कैसे तय करते हैं कि आज मुझे गोल्ड का ये भाव रखना है? तो अभी हर सिटी में एसोसिएशन है, और एसोसिएशन भाव फिक्स करते हैं वो। और हमारी कोशिश वही है कि वन इंडिया वन रेट होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो नॉर्मली हर सिटी में सिटी की जो एसोसिएशन है वो भाव फिक्स करती है, और उसके हिसाब से सब लोग वही भाव के आसपास उनका खुद का भाव रखते हैं। आशीष जी, एक छोटा जवाब आप भी दे दीजिए 10 सेकंड में। जो एसोसिएशन के रेट है उससे कुछ मार्कअप आप रखते हैं, वो होलसेल रेट होता है, या वही रेट अगर कोई ग्राहक आपके यहाँ देख कर आए उस रेट पे आप बेचेंगे? यस, बहुत सारी शहरों में एसोसिएशन से उन्होंने सबको एवरीडे मॉर्निंग एक रेट जाता है कि दिस इज द इंडिकेटर, इससे कम नहीं लगाना तो चाहिए। ये ग्राहकों के लिए है कि आपके लिए है? हमारे लिए, और वही रेट हम लोग ग्राहकों को भी देते हैं। ग्राहकों को भी देते हैं, तो अगर ताकि ग्राहकों के ग्राहक मन में अगर- कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कई सारे हमारे कलीग्स वगैरह भी बाहर के भी लोग पूछते कि क्या भाव चल रहा है, तो मैं क्या बताऊं सर कि कहाँ देख के आए आपके पास? अगर जीजेसी के रेट देख के आए, इब्जा के देख के आए, पता चला आपने 2% ऊपर का रखा है। बहुत बारी जो एसोसिएशंस का B2B रेट आता है ना, दैट इज बिजनेस रेट जो हम लोग खरीदते हैं। और जो जीजेसी या कोई भी काउंसिल का जो रेट आता है या एसोसिएशन, लोकल एसोसिएशन का आता है, वो एंड कस्टमर को बेचने के लिए रिकमेंडेड रेट होता है। उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि एक दूसरे में प्राइस कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वी हैव टू हैव हेल्दी कंपटीशन। उसके लिए वो बेस रेट का हम कोई भी एसोसिएशन रिकमेंड करती है। ठीक। धवन सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस है और लोग रुझान भी होता है, क्या वो रिजर्वेशंस हैं लोग आमतौर पे जब इस डिजिटल दुनिया के नए तौर तरीकों में निवेश को जाते हैं, जो आपको लगता है कि एक उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या रोक रहा है इस तरह के निवेश में जाने से, जो आप देखते होंगे या बातचीत में आपको समझ में आता होगा? देखिए, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ऑल्सो। और जो जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है, जैसे जेनजी है, वो काफ़ी ज़्यादा प्लग्ड इन है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इंटरनेट या डिजिटल मीडिया से। सो देर इज़ देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे आपने बोला, वो है उस चीज़ में। तो इस चीज़ में से एक सही एडवाइस को सेलेक्ट करना या सिफ्ट थ्रू करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है। सिर्फ गोल्ड मार्केट में नहीं, हर मार्केट में। इवन न्यूज़ में भी आपको एक न्यूज़ के 50 वर्जन मिल जाते हैं आजकल। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। स्पेसिफिकली अगर आप जेनजी की बात करें, तो जेनजी जो हमारी है वो एसेट लाइट जनरेशन है। अब या तो वो बिलीव नहीं करते हैं हार्ड एसेट्स में, जैसे रियल एस्टेट एक्सेट्रा, या फिर अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैप है, वेल्थ गैप बिटवीन जेनजी एंड दी बूमर जनरेशन या प्रीवियस जनरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो उनके लिए एक गोल्ड जो है वो बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि अगर आप हार्ड एसेट्स की बात करें तो गोल्ड से अच्छा कोई एसेट नहीं है। और ओनिंग की बात करें तो ठीक है, फिजिकल गोल्ड भी खरीदिए, जो ज्वेलरी का रोल है वो ETF नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और एक्सपोजर की बात करते हैं हार्ड एसेट्स की, तो उसके लिए गोल्ड ETF जो है वो बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन हो गया और आपका जो एक्सपोजर है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो है या आपकी जो होल्डिंग्स है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियलाइज्ड हैं और उसमें कोई हार्ड एसेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो चाहे वो इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमिक कैलामिटी हो या जियोपॉलिटिकल इवेंट हो, उसमें आपके पास कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं रहेगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से ये इस तरह के जो लॉन्ग टर्म जो कि फंडामेंटल इश्यूज हैं, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। एंड मैं सभी को, चाहे वो किसी भी जनरेशन के हो, जब भी आप सोने के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं
तो उसको आप ये सब नॉइस को हटाएं और अपना लॉन्ग टर्म जो आपको ऑब्जेक्टिव है उस चीज को सामने रखते वक्त तो अपना डिसीजन लें आप। ठीक है, तो ये बड़े काम की बात है जिसको आपको कहीं ना कहीं गांठ बांध के रखना होगा। और याद रखिए कि ये जो पूरा शो है ये हम YouTube पर भी अलग अलग सेगमेंट के जरिए आपके सामने रखेंगे। तो अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जा रही है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप रिविजिट कर सकते हैं और चीज़ों को दोबारा सुन सकते हैं। हर्षल, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा गोल्ड बॉन्ड को लेकर बताइए किस तरह के ट्रेंड्स हैं। और एक जो चुनौती बनी हुई है, चूंकि जो नया ट्रेंड है वो नहीं आ रहा है, तो एक जो चाहते हैं, जिनके अंदर एक अर्ज है, उनको फिर उनके लिए क्या रास्ते हैं? तो देखिए, आई थिंक गोल्ड बॉन्ड जब लॉन्च किया था तो कंसेप्चुअली आई थिंक अगर प्योरली किसी को एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना हो तो आई थिंक वो सबसे अच्छा एक जरिया था, क्योंकि टिपिकली आप अगर कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई यील्ड जनरेट नहीं होती है, आपको सिर्फ प्राइस रिटर्न मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो 2.5% आपको एक इंटरेस्ट रेट ऑफर करी थी, तो एक एक आपको एक इंसेंटिव था कि आप फिजिकल गोल्ड ना खरीदिए और बॉन्ड खरीदिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो क्योंकि हमारा मेजोरिटी गोल्ड इंपोर्ट होता है तो अपने इंडिया के करंट अकाउंट पे वो उसका हिट होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इतना इंटरेस्ट आने लग गया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी एक प्राइस रिस्क बेयर करना पड़ गया। तो आई थिंक अभी आगे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा उस पर एक अनसर्टेनिटी है। अगर आता है तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही एक अच्छा जरिया फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपको फिजिकली बैक्ड एसेट अगर चाहिए तो ईटीएफ ऑफ कोर्स ऑलरेडी हमने देखा है कि लोग वापस ईटीएफ की तरफ उनका झुकाव वापस बढ़ रहा है। डिजिटल गोल्ड के काफी कंपनीज ने डिजिटल गोल्ड भी लॉन्च किया हुआ है, उनमें भी हमने देखा कि लास्ट कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हालांकि कंपेयर टू द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मार्केट उसका जो शेयर जो है बहुत कम है। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक सब फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो आई थिंक वो कंपटीशन नहीं है, सब कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। क्योंकि एक जो जैसे मेरे पहले पैनलिस्ट ने भी कहा कि एक जेन जी जो है जो प्योरली एक पोर्टफोलियो की तरह फाइनेंशियल एसेट की तरह से गोल्ड को अगर देखता है तो उनके पास अलग ऑप्शंस है। और जो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है जिसे फिजिकल गोल्ड चाहिए काफी सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि उसे फ्यूचर में फंजिबिलिटी चाहिए इनटू ज्वेलरी, तो वो उसे उस तरीके से खरीदा। तो आई थिंक सब एसेट जो इन्वेस्टमेंट के जरिए है सब पैरेलली आई थिंक सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो आपको अगेन मैं ये रिपीट करूंगा कि आपका फाइनल मोटिव क्या है। अगर आपको फ्रिक्शनलेस इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आपको होल्डिंग कॉस्ट नहीं बेयर करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है विदाउट फिजिकली होल्डिंग गोल्ड, तो ईटीएफ ऑफ कोर्स बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपको है कि मुझे कुछ सालों बाद उसे फिर से अगर ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है और मुझे उसी ज्वेलर के पास से बिना कोई फ्रिक्शन के वापस उसी बार और कोइन पे एक्सचेंज करके ज्वेलरी लेनी है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए फिजिकल इन्वेस्टमेंट रेकमेंडेड है। ओके चिंतन, एक सवाल मेरा होगा, गोल्ड बॉन्ड की बातचीत चल रही तो गोल्ड में जिस तरह से 2.5% सरकार को ब्याज भी देना पड़ता है, इंपोर्ट का कॉस्ट भी आपके पास है, आप बार बार फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट की बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में क्या गोल्ड बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाना सरकार के लिए काफ़ी महंगा नहीं होगा? क्योंकि एक तो गोल्ड की कीमतें भी बढ़ती है, 10-12% डबल डिजिट आपका रिटर्न, ऊपर से 2.5% का सालाना रिटर्न। क्या ये सही प्रूडेंट तरीका है क्या पैसे जुटाने का? क्योंकि ये आमतौर पे वॉर के सिचुएशन में, आपात स्थिति में इस तरह से गोल्ड बॉन्ड से पैसे जुटाए जाते हैं। तो जब इशू किए गए थे पहले 2015-16 में जब सोच लाई गई थी, तभी जैसे कि विक्रम जी ने भी कहा कि एक गोल्ड एक बहुत इंपोर्ट है इंडिया का बड़ा, जैसे क्रूड ऑयल भी बहुत बड़ा इंपोर्ट है, और वो जो इंपोर्ट है उस पे हमारे रुपये पे दबाव आता था। आज अगर हम देखें तो $700 बिलियन के करीब हमारे पास आज रिजर्व्स हो चुके हैं, और बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद ऐसा अनुमान है कि बॉन्ड्स ग्लोबल बॉन्ड्स फंड्स के द्वारा 30 से 40 बिलियन डॉलर भी अगले 12 से 18 महीने में भारत में आएंगे। तो आज चिंता नहीं है रुपये पे, और उसके कारण सरकार को ये लाने की भी जरूरत नहीं है। वो लाएंगे नहीं लाएंगे वो हमें नहीं पता, पर तभी की जरूरत थी
आज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और अभी आ भी नहीं रहे नए ट्रांचेज, आ भी नहीं रहे। सरकार ने, हो सकता है सरकार भी समझ गई है कि ये सही तरीका नहीं है। उस समय उनको लगा कि कहीं उससे हम इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, फाइनेंशियलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं दिख रहा है। चलिए, और आज हम देखें तो 23,500 करोड़ रुपए महीने के SIP के द्वारा आ रहे हैं, तो लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ वैसे भी ज्यादा है, तो डिमांड उतनी नहीं है। एक्चुअली आपने जो कहा, जितने सरकार को लगी थी उतनी डिमांड नहीं थी, पर आज अगर हम देखें तो इक्विटी की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, गोल्ड की तरफ नहीं है, और ये विश्व में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। पर उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि 1980 से लेकर 2002 तक विश्व में गोल्ड प्राइसेस विश्व में रिटर्न नहीं बना था। $600 वाला गोल्ड $480 था। भारत में रुपी डेप्रिसिएशन के कारण हमें वो कभी चिंता दिखी नहीं, पर 22 साल तक नहीं बना था गोल्ड में रिटर्न, 1980 से 2002 तक। उसके पहले के 10 साल 1970 से 1980 अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम $40 से $600 यानी कि 15 गुने हुए थे। तो हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि गोल्ड जो पिछले, कहते हैं ना, हम पूछते नहीं, क्योंकि गोल्ड एक जरिया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। उसके बाद जब करेंसी नोट्स आ गए और गोल्ड को करेंसी नोट्स अलग हो गए, तो इतने सारे करेंसी नोट्स आ गए कि अगर हम आज विश्व में देखें तो $300 ट्रिलियन का ग्लोबल बॉन्ड्स है, $100 ट्रिलियन के ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है, और जो अवेलेबल गोल्ड विश्व में है वो सिर्फ 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर, अभी शायद $16 ट्रिलियन हो चुके होंगे। तो एक जमाने में गोल्ड की जो महत्व थी वो बहुत बड़ी थी हमारे आर्थिक अर्थतंत्र में विश्व के। आज वो बहुत कम हो चुकी है। $300 ट्रिलियन के बॉन्ड एसेट्स, $100 ट्रिलियन के इक्विटी एसेट्स, और सिर्फ 15 या 16 या 17 ट्रिलियन डॉलर के गोल्ड एसेट्स। तो बहुत ही छोटा हिस्सा हो चुका है लोगों के घरों जिस तरह का। से दिलचस्पी बढ़ रही है और जिस तरह की बाइंग लेवल आ रही बढ़ना ही है, वापस से, क्योंकि अगर विश्व में उतार चढ़ाव होते हैं और इक्विटी मार्केट से पैसा अगर शिफ्ट होना है तो कहाँ पर जाएगा। ओके, इस पर चर्चा कर रहे थे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में बढ़ते रुझान का बीच में एक गैप आया था जो 1980 से 2000 के बीच में आया था, लेकिन उसको 2001 से आप देखें तो लगातार डबल डिजिट का रिटर्न मिल रहा है। आप क्या ऐड करेंगे इसमें? नहीं, जो अभी कहा कि 80 के बाद या 72 से लेके 80 में बढ़ा था, उसमें एक बड़ा चेंज हुआ था कि US डॉलर ने गोल्ड पे बेस्ड करेंसी 1972 से बंद कर दिया था, सोने का होल्डिंग और करेंसी। तो उसमें पेपर करेंसी प्रिंटिंग का रुझान बढ़ गया था। तो आज जो हम मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में देखते हैं उसमें सब 80% 90% सब पेपर क्या कहते हैं एसेट्स है। ओनली जो धवन साहब ने कहा कि ओनली 2 एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स, रियल एस्टेट और गोल्ड, और उसके हिसाब से कॉमन मैन के लिए गोल्ड इज़ द बेस्ट फिजिकल एसेट टू होल्ड, ये मेरा मानना है। चलिए, अब गोल्ड ETF की बारीकियां समझते हैं। आपके पास विक्रम सर मैं आ रहा हूं, आप बताइए कि क्या गोल्ड ETF की कॉस्टिंग क्या होती होगी? आमतौर पे लोग समझना चाह रहा, हालांकि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड के प्राइस को आप ट्रैक करते हैं, लेकिन एक कॉस्टिंग, उसके ऊपर क्या कॉस्ट जाता होगा लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी कॉस्ट जो एक निवेशक की है वो उसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर आप किसी भी फॉर्म में सोना खरीदें तो उसको आप तुरंत अगर बेचें तो आपका, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, बाइंग सेलिंग स्प्रेड बोल लीजिए, या जो स्प्रेड कॉस्ट है वो कितनी है। तो मेरे हिसाब से जो गोल्ड ETF है वो इस सेंचुरी का एक सबसे बहुत ही अच्छा आविष्कार है फाइनेंशियल मार्केट्स का, क्योंकि इसमें जैसे चिंतन ने भी बताया कि आप 100 या 200 रुपये तक का सोना खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत ही मिनिमल आपकी बाइंग सेलिंग कॉस्ट है, मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट है, जो कि सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। रही बात इसके अलावा, तो क्योंकि जो सेबी का जो रेगुलेशंस है, जो सेबी का जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर है कि जो भी फंड हाउसेस इंडिया में गोल्ड ETF लॉन्च कर रहे हैं या चला रहे हैं, उन्हें जो गोल्ड बार्स खरीदनी है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट क्वालिटी होती है। हाईएस्ट क्वालिटी जो है वो LBA में गुड डिलीवरी है, उसमें आपको जो प्योरिटी है और जो उसकी बाकी सब फीचर्स हैं गोल्ड के, और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC वगैरह सब उसमें सॉर्टेड है, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस वो इंश्योरेंस होता है उसका, उसको वॉल्टिंग रखा जाता है। तो ये सब कॉस्ट जो है वो स्कीम लेवल पे होती हैं, जो कि इन्वेस्टर को चार्ज करी जाती हैं। तो ये आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एक जो भी ETF में आप निवेश करना चाहते हैं उसमें आपको उनकी वेबसाइट पे या उनकी स्कीम डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आप लिक्विडिटी की बात करें, जो मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी कॉस्ट किसी भी सिक्योरिटी में लिक्विडिटी की जो कॉस्ट होती है वो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, कि क्या आप उसको मंदी या तेजी में निकाल सकते हैं विदाउट टू मच ऑफ लॉसेस।
तो वो आप देखें, पहली बात तो ये है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जहाँ पे आपको सब कन्वीनियंस है, सेफ्टी सिक्योरिटी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, सेबी रेगुलेशंस की। वाकई तो और सेबी का जो मैंडेट है वो एक रिटेल इन्वेस्टर की तरफ ज़्यादा फोकस है उनका। जो आदमी उनके लिए जो आदमी 500 रुपये लगा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विज़ावी जो 500 करोड़ रुपए लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो लिक्विडिटी है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर होता है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ जो है ये एक इस प्रोडक्ट में है जो कि फिजिकल बैक्ड है, ये कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। और वर्ल्ड ओवर में जो फिजिकल जो टर्नओवर होता है किसी भी एक्सचेंज में वो 1 या 2% होता है डेरिवेटिव्स का। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप मानेंगे कि ये एक सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव वे है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल। तो कोशिश हमने यही की कि कहते हैं ना गागर में सागर, हर तरह से आपको एक तरह से कहते हैं ना कि इन्फॉर्म भी करें और इंस्पायर भी करें। जी हाँ, जिस तरह से हमारी कोशिश है कि निवेश के इन तौर तरीकों को और ज़्यादा बेहतर आपकी समझ इसमें बढ़े और इसके साथ ही आप जो अपग्रेड होना चाहते हैं निवेश के तौर तरीकों में वो साफ तौर पर नजर आए। शुक्रिया करेंगे अपने सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।